तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आपका कार्यक्रम की ताजा कड़ी में। मैं ज्योत्सना पाटनी हर रोज अन्नदाता कार्यक्रम में लेकर आती हूं खेती और उससे जुड़े विषयों पर रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है आज के मुख्य अंश में। पॉली हाउस में झरबेरा की फसल का प्रबंधन। जाड़े के मौसम में मौन पालक अपने मौन वंशों को कैसे बचाएं? पॉली हाउस में नियंत्रित दशा में कट फ्लावर झरबेरा की खेती प्रदेश में बहुत से किसानों ने अपना रखी है, परंतु मौसम की विपरीत दशा में पॉली हाउस या शेड नेट के अंदर उगाए गए इस फूल की आवश्यकताएं बदलती हैं और जब इनका प्रबंधन फसल की मांग के अनुसार किया जाता है तभी हमें अच्छे फूलों की प्राप्ति होती है। आपकी इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं झरबेरा फसल प्रबंधन का ये विशेष अंश। पॉली हाउस में झरबेरा, डच गुलाब, कॉर्नेशन फूल खेती केवल अपना लेने मात्र से ही आपको लाभ नहीं हो पाएगा, जब तक कि इसमें दिन प्रतिदिन किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों को सुचारू रूप से नहीं करेंगे। यदि पॉली हाउस में झरबेरा फूल के जाड़े के मौसम में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों की तरफ चलें, तो इसमें सिंचाई, पौध सुरक्षा तथा पॉली हाउस का वातावरण प्रबंधन आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनकी उपेक्षा से फसल में अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, जो कि आपके झरबेरा फूल उत्पादन की राह में बहुत बड़ी बाधा हो सकती है। अतः किसान भाइयों, अगर आपने झरबेरा की खेती अपना रखी है तो इस फसल में इस समय कौन कौन से आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना है, इस विषय पर अपने अनुभवों को बता रहे हैं ग्राम गढ़ीरपुर, जिला हरिद्वार के प्रगतिशील किसान केपी सिंह। मैंने यहाँ पॉली हाउसेज अपने पेरेंटल लैंड पे लगाए हुए हैं, मुझे बड़ी अच्छी फसल मिल रही है। बीच बीच में मैं आपको इस बारे में बताऊं, जैसे आजकल सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में फूलों की पैदावार बरकरार रखने के लिए टेम्परेचर क्योंकि बहुत डाउन हो जाता है, बहुत कम हो जाता है और इसे टेम्परेचर 20 से 25-30 डिग्री तक ये अच्छा रहता है, तो उसके लिए हम पॉली हाउसेज में हर एक 5 बेड के बाद 6 बेड के बाद एक लाइन बल्ब की लगा देते हैं और इस तरह 1000 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस में हम लगभग 10 से 15 बल्ब लगा देते हैं और वो रात को जब अंधेरा हो जाता है लगभग 7-8 बजे से और सुबह 5 बजे तक हम उनको जिससे कि उनके बल्ब के जलने से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है और उन्हें और कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी मात्रा भी बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, सिर्फ बल्ब आप 200 वाट के ही लगाएं मैक्सिमम, क्योंकि इससे बड़े अगर आपने बल्ब लगाए तो उनकी हीट एक जगह कंसंट्रेट हो जाएगी और पौधों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ये एक तो हम ये उपचार करते हैं। दूसरे, हम अर्ली आवर्स में सुबह ही स्प्रिंकल चला देते हैं, जिससे जो हमारी अपनी पॉली हाउस की जो ऊपर की छत है, स्प्रिंकल चलाने के बाद
वो ऊपर से जो ठंडी होती है उसका तापमान भी थोड़ा 3-4 डिग्री बढ़ जाता है, और हमारे प्लांट जो हमारे पॉली हाउस हैं उसका तापक्रम थोड़ा बढ़ जाता है। और इस तरह जो बाहर का टेम्परेचर होता है और अंदर के टेम्परेचर में लगभग 5 से 10 डिग्री का फ़र्क हो जाता है, और उससे हमारे प्लांट हेल्दी रहते हैं और हमारा उत्पादन पे जो सर्दी पे विपरीत प्रभाव पड़ता है वो थोड़ा कम हो जाता है। सर्दियों में सिंचाई की थोड़ी कम आवश्यकता होती है। अगर आप गर्मियों में तीसरे दिन दे रहे हैं तो सर्दियों में आप मिट्टी चेक करके लगभग 5वें दिन 6ठे दिन आप इसकी सिंचाई करें, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई करने पर फंगस ज़्यादा लगने की संभावना रहती है। सर्दियों में जो आपका पॉली हाउस है, जैसे ही शाम को सूरज अस्त हो उस टाइम आपके पूरे पर्दे बंद हो जाने चाहिए, और जब सुबह सूरज निकले उस टाइम आप अपने पर्दे खोल लें। इससे आपके जो पॉली हाउस में गर्मी बनी रहेगी, तापक्रम थोड़ा सा ज़्यादा बना रहेगा, बाहर के और अंदर के तापक्रम में थोड़ा फ़र्क रहेगा। जो बीमारियां हैं जैसे माइट है, फंगस है और लीफ माइनर है, इनको आप देखते ही अगर माइट एक भी पत्ते में आई है तो तुरंत ही उसका उपचार करें, ऐसे ही लीफ माइनर का और इसी तरह फंगस का, क्योंकि फंगस एक ऐसी बीमारी है जो एक बार लग जाती है तो एक बार के उपचार पे ख़त्म नहीं होती। उस फंगस को रोकने जैसे ही फंगस लगती है तो वो आप ध्यान रखें, प्रतिदिन पौधों की जड़ों में देखें कि किसी तरह का कोई सूखा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो शुरू में फंगस आती है या तो वो जड़ में ख़राब होती है या फिर फूलों का ऊपर से फूल जैसे ही कली आती है वो कली सूखनी प्रारंभ हो जाती है। तो इस चीज़ का फंगस ना रहे, फंगस को रोज़ की रोज़ आपको देखभाल करनी होगी, और अगर फंगस आए तो तुरंत ही उसमें जो भी फंजीसाइड आपके पास है उसका इस्तेमाल करें। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके उत्पादन ऐसे ही बरकरार रहेगा जैसे कि दूसरे मौसम में रहता है। जाड़े के मौसम में मधुमक्खी पालन व्यवसाय में अनेक कठिनाइयां आती हैं। ठंड से मधुमक्खियों को बचाना, शत्रु कीटों से सुरक्षा इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी अनदेखी करने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसकी पूरी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मधुमक्खी पालन एक बड़े कृषि आधारित व्यवसाय का रूप ले चुका है, परंतु इस व्यवसाय से हम तभी अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं जब हम समय समय पर मधुबक्सों एवं मधुमक्खियों की उचित देखरेख एवं प्रबंधन करें, क्योंकि लापरवाही करने से हमारी मधुमक्खियों में विभिन्न प्रकार की समस्या एवं कीटों का प्रकोप हो जाता है, जो कि मधुमक्खियों की कार्य क्षमता को प्रभावित कर देते हैं, जिसके कारण मधु का उत्पादन गिर जाता है। फलस्वरूप मौन पालन व्यवसाय से हानि होती है। अतः किसान भाइयों, उसके लिए मधुमक्खी पालन व्यवसाय में इस समय कौन कौन से प्रबंधनों पर ध्यान देने की जरूरत होती है जिससे मौन पालन से आशा अनुरूप शहद का उत्पादन हो, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद मल्ल। देखिए, इसमें जो शरद ऋतु में मुख्य जो समस्या होती है वो ठंड की समस्या होती है। इनसे मधुमक्खियों को बचाना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए हमें पहले तो एक स्थान का चुनाव, उचित स्थान का चुनाव करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में जहाँ पे इस समय तोरिया और लाही की जो फसल होती है वहाँ पे हम बक्सों को शिफ्ट करें, वहाँ पे स्थानांतरित करें और वैसे स्थान पे रखें जहाँ पूरे दिन उसकी धूप लगती हो। कोशिश करें कि जो मौन गृह हैं उनके जो मुख्य द्वार हैं वो पूरब या दक्षिण की दिशा में दिन भर रहें और पूरे दिन उसमें धूप लगती रहे। सुबह की धूप जो है मधुमक्खियों के लिए बहुत आवश्यक होती है, और ये सुबह की जो धूप होती है मधुमक्खियाँ जल्दी कार्य करना शुरू कर देती हैं। और चूँकि दिन ये छोटा होता है, शरद ऋतु का दिन छोटा होता है, इसलिए इनको अधिक समय तक अधिक कार्य के लिए अधिक समय देने के लिए इनको सुबह की धूप लगनी आवश्यक होती है। दूसरी सी चीज़ की मधुमक्खियों के जो बक्से होते हैं, जो मौन गृह जिसको बोलते हैं, ये मौन गृह में कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरे बक्से होने चाहिए। इनकी अच्छी तरह सफाई कर लें। यदि बरसात के बाद सफाई नहीं की है तो इनकी सफाई कर लें और इनको स्थानांतरित करने के बाद
आप इस समय अंडे देने का कार्य रानी द्वारा शुरू कर दिया गया होगा। अंडे देने का कार्य शुरू होने के पश्चात इसमें मधुमक्खियों की संख्या जो है वो बढ़ने लगती है और उसमें फिर आपके अतिरिक्त जो छत्ते हैं वो डालने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, एक अभी जनवरी के महीने में बहुत फागी मौसम हो जाता है, कोहरा हो जाता है और ऐसे में मधुमक्खियाँ बाहर काम करने में परेशानी महसूस करती हैं। अगर ऐसा लंबे समय तक चलता है तो उनको अतिरिक्त फीड की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उनको कृत्रिम भोजन, और कृत्रिम भोजन के लिए चीनी का घोल बना करके उनको 200 से 300 मिलीलीटर चीनी का घोल मधुमक्खियों के बक्से में दे दें जनवरी के महीने में। यदि कोहरे का समय लंबा 20 दिन से ज़्यादा चलता है, 15-20 दिन, तो अन्यथा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद जो आपका जनवरी के बाद का महीना है, फरवरी से अच्छा मौसम शुरू हो जाता है और उस समय आपको ध्यान रखना होता है कि जो रानी पुरानी हो चुकी हैं उनको नई रानी बनवाने का कार्य भी शुरू कर देना चाहिए। दिसंबर और जनवरी के महीने में ठंड से बचाने के लिए ऊपर से टाट जो बोरी होती है जूट की, उसकी 2 सतह जो है आंतरिक कवर के नीचे 2 सतह लगा करके उसके ऊपर आंतरिक कवर और उसके बाद टॉप कवर रखें। जो मधुमक्खियों के वंश जो कमज़ोर हैं इस समय, उनको 2 बक्सों को मिला दें आपस में। जो कमज़ोर को अच्छे बक्से के साथ, जिसमें मधुमक्खियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, पर्याप्त हो, उनमें आप उनको मिला दें। अन्यथा ये जो शरद ऋतु का टाइम है, इसमें मधुमक्खियों के मरने की या पूरी कॉलोनी मरने की संभावना होती है तापमान की वजह से। तो अगर ऐसी संभावना है तो दोनों को मिलाना बहुत ज़रूरी होती है। कुछ जो हमारे अच्छे बक्से हैं, जो मधुमक्खियों जो अच्छा कार्य कर रही हैं, उनकी संख्या अच्छी बढ़ रही है, उनका डिवीज़न भी कर सकते हैं, 1 से 2 बना सकते हैं। दूसरा, ये जो मुख्य हमारा हनी का निकालने का समय होता है, इस समय नवंबर के महीने में या दिसंबर के महीने में आपका शहद उसमें भरा हो सकता है। इसको समय समय पर आप चेक करते रहें, इसका निरीक्षण करते रहें और जैसे ही इसमें शहद भर जाए, उसमें से 50 से 60% या 70% अगर जो शहद के कोष्ठक हैं वो भर जाएं और सील्ड हो जाएं, उन पे कवर लगा दिए जाएं, तो ऐसा समझें कि आप शहद निकालने योग्य हो गया है और उसका निष्कासन मधु निष्कासन यंत्र से कर लें। अन्नदाता कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको दिखाएंगे। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का भी। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। महफिल शनिवार रात 11 बजे टीटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। भूले बिसरे गीत टीटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में जिन कृषकों ने अरंडी की फसल लगाई होगी, वो फसल अभी फलियां बनने की अवस्था पर होगी और इस समय किसानों द्वारा कौन कौन से प्रबंधनों को करना जरूरी है जिससे कि उपज अधिक मिले, इसकी विस्तार से जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। तिलहनी फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने अरंडी की फसल लगा रखी होगी,
वह वर्तमान में पुष्पन एवं दाने बनने की अवस्था पर होगी और कहीं कहीं तो फली परिपक्व होने लगी होंगी, किंतु ये अवस्थाएं उत्पादन एवं गुणवत्ता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। अतः हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि इस फसल में वर्तमान में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों जैसे सिंचाई, उर्वरक, कीटों एवं रोगों से सुरक्षा आदि को अवश्य अमल में लाएं। लेकिन प्राय देखने में आता है कि हमारे किसान भाई इन कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। फलस्वरूप फसल में कीट एवं रोग व्याधियों का प्रकोप बढ़ जाता है, जो कि आगे चलकर कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उपज का कारण बनते हैं। इसलिए हमारे संवाददाता जा पहुँचे जिला बालोदा बाजार, जहां पर एक परियोजना के तहत अरंडी की फसल में अनुसंधान किया जा रहा है, और मुलाकात की एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कश्यप से। उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस अंश में। मैं अरंडी की खेती के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो एक इसमें घास को निकालना पड़ता है। घास को निकालने के लिए कई तरीका है। एक तो हम हाथ से निकलवा देते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि केमिकल से करवाते हैं, जो खरपतवार नाशक जो होता है। तो हाथ से करवाने से फायदा है कि जो हम उखाड़ते हैं घास, तो घास उखाड़ने से जो एरिएशन बनता है, मतलब हवा जो आता है, उससे पौधे को बहुत लाभ होता है। दूसरा तरीका ये है कि केमिकल से जो हम करते हैं खरपतवार नाशक से, उसको हम एक सावधानी पूर्वक करते हैं। रो के बीच में स्प्रे करते हैं ताकि पौधे को ना पड़े, क्योंकि पौधे को पड़ेगा तो पौधा को जला देगा। वो ऐसा जो खरपतवार नाशक है जिसको ग्लाइफोसेट बोलते हैं, जो हर पौधा को मार देता है। तो इसके बीच में एक कैप लगाकर हम उसके छिड़काव कर देते हैं, तो इससे भी खरपतवार नाशक हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब हम बुआई करते हैं तो उस समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो देते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो पोटाश की मात्रा है, फास्फोरस की मात्रा है, वो हम पूरी की पूरी मात्रा ये बुआई के समय दे देते हैं। और नाइट्रोजन की मात्रा को 3 भाग में बांटते हैं, और एक भाग हम बुआई के समय देते हैं, दूसरा भाग जब 1 महीना की हो जाती है खराब तब देते हैं, और तीसरा भाग जब इसमें कंसे निकलते हैं तब दिया जाता है। एक पानी अगर हम दे दें तो अधिक से अधिक उत्पादन मिलने की संभावना होती है। इसके अलावा किसान भाइयों, अरंडी की फसल में वर्तमान में कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है तथा उनका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, इस पर जानकारी दे रहे हैं अरंडी अनुसंधान परियोजना में कार्यरत एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक गुहरा। अभी जो हम खड़े हैं ये अरंडी का खेत है। ये इसको 120 दिन हो चुके हैं, मतलब हम 4 महीने के फसल में अपन यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे अरंडी में ये फल लग चुका है। इसमें मुख्य समस्या कब आती है, जब बदली छा जाते हैं। अभी क्या चल रहा है, ठंड का मौसम है, विंटर सीजन है, जब बदली छाती है तो इसमें हमको यहाँ कीड़ा आने की संभावना होती है, जिसको हम बोलते हैं कैस्टर कैप्सूल बोरर। ये जो कीड़ा होता है ये क्या करता है, कैप्सूल के अंदर घुस के इसके अंदर के बीज को खा जाता है। इससे क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा यील्ड लॉस होता है। इसके प्रकोप करने के लिए हमें एक दवाई स्प्रे करते हैं, वो है मोनोकोटोफास। मोनोकोटोफास का 2 से 2.5, अभी ज़्यादा इन्फेस्टेशन है तो 3 ml पर लीटर के हिसाब से हम इसमें दवाई का छिड़काव करते हैं। छिड़काव का करने का समय चलिए होता है दोपहर बाद करते हैं, ताकि जब धूप पड़े और फसल में उसमें अच्छे से अच्छे वो एब्जॉर्ब हो सके। इसके बाद यदि हमें दिखता है कि फिर से यदि हमारा इसमें स्प्रे करने के बाद 8-10 दिन बाद फिर से यदि प्रकोप दिखता है, तो हम इसको 15 दिन के बाद पुनः इसको रिपीट करके इस दवाई का छिड़काव करते हैं। कैप्सूल बोरर का जब ज़्यादा बदली होता है, जनरली क्या होता है, जब मानसून के समय इसमें एक कीड़ा लगता है, इसमें बोलते हैं कैस्टर सेमुलेपर का अटैक सबसे ज़्यादा इसमें होता है, क्योंकि पॉलीफेगस टाइप इंसेक्ट है। तो उसके लिए क्विनोल स्प्रे कीजिए, उससे हमारे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्विनोल का 2 ml पर लीटर स्प्रे करते हैं। यदि हमारे बाद का मौसम है तो क्या होता है, स्प्रे करने के बाद वो पानी में जाता है, इसलिए हम उसमें स्टिकर मिला के फिर उसको स्प्रे करते हैं, ताकि स्टिकर मिलाने से क्या होता है कि वो जो दवाई है उस पौधे के ऊपर कई कुछ समय तक रहता है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम होती है कि वो 8-10 दिन बाद फिर से कीड़ा आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए फिर हमको 10-15 दिन के बाद क्विनोल का पुनः स्प्रे करना पड़ता है।
उसके करने से हमारा ये फायदा होता है कि हमारा जो फसल है वो सेमी लिपर से बच जाता है। उसके अलावा हम ये कोशिश करते हैं कि इसकी जो कटिंग करते हैं 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, आखिरी में होता है 210 दिन का। तो कटिंग होने के पश्चात, एक कटिंग 2 कटिंग होने के पश्चात फिर हम इसमें चूँकि हमारा यहाँ पे इरिगेशन वाला पानी सिंचाई वाला परियोजना है, तो हम इसमें हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के लिए हम चाहिए कि ट्यूबवेल इसमें पाइप से सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद हम थोड़ा सा यूरिया का डाल दें, छिड़काव कर दें ज़मीन पे, तो उससे ऊपर अच्छी आती है। जैसे अपन ने इरिगेशन दिया, उसके बाद उसमें जहाँ पौधे पे हमें यूरिया का छिड़काव कर देने से उसके बाद उपज अच्छी आती है और कटिंग से प्लांट में ग्रोथ भी अच्छा होता है। जैसे फल 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन, ऐसे 30 दिन के आड़ में बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हम फसल की कटाई करते हैं। जैसे सब मान लीजिए कि हमारे 120 दिन का फसल तैयार है, अब हमको कटिंग करना होता है, तो हम यहाँ पे सिकेटर की मदद से इसका यहाँ से कटिंग करते हैं। ये हमारा प्राइमरी रेशम कहलाता है। इसके अलावा बाकी जो रेशम इधर इनको ये भी जब मैच्योरिटी हो जाती है, इनको इस तरह से हम रेशम को कटिंग करते जाते हैं। कटिंग करके बाद इसको धूप में सुखा देते हैं। सुखाने के बाद 5-6 दिन में क्या होता है, ये पूरा सूख जाता है। उसके बाद फिर इसको हम हाथ से या अपने लकड़ी से इसको हम थ्रेशिंग कर लेते हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और आगे का रोचक अंश कर रहा है आपका इंतजार। बने रहिए हमारे साथ। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। आम खबरों से अलग ऐसी खबर, दमदार है जिसका वजूद, जिसमें हैसियत है लोगों पर बड़े पैमाने में असर करने की, वही खबर है विशेष। देखिए इस समय पर। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं इस कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम असनी, जिला फतेहपुर से जवाहरलाल ने। आपके यहाँ मजदूरों की बड़ी समस्या है और आपने प्याज रोपाई यंत्र के बारे में सुना है। यह कैसे लाभकारी होगा, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि प्याज की बुआई में मजदूरी व मानव श्रम अधिक लगता है, अतः इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे प्याज ट्रांसप्लांटर की, जिसे ट्रैक्टर द्वारा संचालित किया जाता है। इस हेतु 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। ट्रैक्टर के साथ इस मशीन को अन्य कृषि यंत्रों की तरह ही जोड़ा जाता है। उसके उपरांत 12 मजदूरों को प्लांटर के पीछे बिठाकर बुआई की जाती है। मजदूर एक एक पौध को हॉपर अर्थात ओरनी में डालता जाता है, जिसमें पौध सीधे हल के पीछे जाकर गिरती है और इस प्रकार पौध की रोपाई हो जाती है। इसमें सावधानी के रूप में किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि ट्रैक्टर एक ही गति से चले, क्योंकि यदि गति में परिवर्तन होगा तो इसका सीधा असर पौध रोपण पर पड़ेगा। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 3 इंच रखी जाती है तथा लाइन से लाइन की दूरी 5 इंच होती है तथा यह यंत्र एक बार में 12 लाइनों में बुआई का कार्य पूर्ण करता है, जबकि हाथ से बुआई करने पर पौधे व पंक्ति की दूरी उचित नहीं रखी जा सकती। किसान भाइयों, यदि इस यंत्र के द्वारा पौधरोपण में होने वाले व्यय की तुलना मानव श्रम द्वारा रोपाई हेतु होने वाले व्यय से करें तो मानव श्रम द्वारा प्रति एकड़ रोपाई हेतु लगभग 15 कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है और प्रति मजदूर पर 200 रुपए प्रति दिन का खर्च आता है। इस प्रकार मजदूरों द्वारा प्रति एकड़ रोपाई पर खर्च लगभग 3000 रुपए होता है।
जो कि स्वयं कतार बनाकर रोपाई का कार्य करते हैं। इसके अलावा मजदूरों द्वारा बुआई करने पर 10% तक लगाई गई पौध मर जाती है, जबकि प्लांटर द्वारा प्याज की रोपाई करने में 12 मजदूरों की आवश्यकता होती है, जो कि लगभग 2 घंटे में 1 एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई आसानी से कर देता है। अब यदि इस पर होने वाले खर्च की बात करें तो 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर में प्रति घंटे का खर्च 300 रुपए होता है। अतः प्लांटर द्वारा रोपाई पर प्रति एकड़ ट्रैक्टर पर खर्च 600 रुपए आया। साथ ही इस प्लांटर से रोपाई करने हेतु 12 मजदूरों की आवश्यकता होती है, जिस पर प्रति मजदूर का खर्च 200 रुपए प्रतिदिन आता है, जो कि एक दिन में 4 एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई करते हैं। अतः मजदूरों पर प्रति एकड़ व्यय की बात करें तो लगभग 600 रुपए होता है। इस प्रकार प्लांटर पर रोपाई करने पर कुल खर्च 1200 रुपए प्रति एकड़ आता है। किसान भाइयों, अब यदि मानव श्रम व प्लांटर द्वारा प्याज की रोपाई पर आर्थिकी की तुलना करें तो मानव द्वारा रोपाई करने पर प्रति एकड़ रोपाई पर कुल खर्च 3000 रुपए होता है, जो कि एक दिन में 1 एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई करते हैं, जबकि प्लांटर द्वारा रोपाई करने पर कुल खर्च 1200 रुपए आता है, जो कि लगभग 2 घंटे में 1 एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई करता है। इस प्रकार किसान भाइयों, प्लांटर द्वारा प्रति एकड़ रोपाई करने पर लगभग 1800 रुपए की बचत के साथ 6 घंटे समय की बचत भी हो जाती है, जबकि मजदूरों द्वारा बुआई करने पर आपको पूरे समय उनके साथ रहना होता है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी में लगने वाला खर्च दोनों विधियों से बुआई करने पर समान ही आता है, अतः इस खर्च को लाभ की अनुपातिक गणना में शामिल नहीं किया गया। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बाजार भाव पर। हम यही उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।